All right, welcome back to the podcast session we have with Dr. Ali. The last session was very effective and impactful. Now we are going to discuss some of the more important, interesting, the subject and the questions that we have made so far. By the way, to tell you that these questions are being made by the students themselves. So we are here. I'm here as a connector, as a bridge, and Dr. Ali is going to answer, and the beautifully with full of emotions and intelligence. He is answering the question. It's applaudable. डॉक्टर अली थैंक यू वेरी मच। आपने इतना टाइम दिया और नेक्स्ट सेशन की तरफ हम चलते हैं। आई जस्ट वांट टू आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव लर्निंग एंड पैसिव लर्निंग। By the way, sir, during the break you offered the tea and the tea was fantastic. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये भी रॉयल स्टूडेंट काउंसिल का खासा है कि जो यहाँ पे आता है प्यासा कभी नहीं गया है। बिल्कुल यही बात है सर। सर सबसे पहले एक्टिव लर्निंग एंड पैसिव लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स की जो बात आपने की, मौजूदा दौर के अंदर जैसे आपने थोड़ी देर पहले किया, तो मैं अपने माइंड में इस चीज को सोच भी रहा था कि कितना गलत हम किसी चीज को परसीव कर लेते हैं कि जहां स्मार्ट स्टडी का कॉन्सेप्ट लिया जाता है वहां शॉर्टकट स्टडी का वर्ड ज्यादा प्रिवेल कर रहा है आजकल में। एक्टिव लर्निंग क्या है और पैसिव लर्निंग क्या है सर? पैसिव लर्निंग ये है सर, आई एम ट्राइंग टू लर्न समथिंग। लेट्स से मैं प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म पढ़ रहा हूँ। प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म इज द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम द जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स एटसेट्रा। और ये मैं पूरे का पूरा पढ़ता जा रहा हूँ कि सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्ब हो रहे हैं एटसेट्रा। ये पैसिव लर्निंग है सर। अब इसी की एक्टिव लर्निंग फॉर्म क्या है? मैंने एक टॉपिक को पढ़ा, उसको समझा, समझने के बाद उसको मैंने मेमोराइज करने की कोशिश की। जब मैंने उसको मेमोराइज करने की कोशिश की सर, तो उसके बाद में उस नॉलेज को अप्लाई करने के बाद कोई भी क्लिनिकल सिनेरियो, कोई भी एमसीक्यू कितनी आसानी से तोड़ पा रहा हूँ, कितनी आसानी से मैं ब्रेक कर पा रहा हूँ, दैट इज द एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट इसलिए आजकल प्रिवेल कर रहा है सर कि वो एक पेनफुल मेमोरी को जनरेट करती है। जब आपके एमसीक्यूज गलत होते हैं सर, तो आपके माइंड में एक चीज स्टिक हो जाती है कि यार ये गलत बात है, ये मुझसे गलती हुई थी, आइंदा मैंने ये गलती नहीं करनी। दूसरी बात, एक क्लिनिकल सिनेरियो आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चीजें बताने लगता है कि ये वो इंफॉर्मेशन थी जो आपको मस्ट लर्न करनी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। जैसा कि सर, अगर कोई बंदा नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट पढ़ना चाह रहा है और उसको इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन इन द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का रोल नहीं पता, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी उस पैथोलॉजी को लर्न कर पाएगा, नो मैटर हाउ शार्प ही स्टूडेंट इज। इसलिए जब वो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा कि यार अच्छा, हाइपोकॉम्प्लीमेंटिनीमिया क्यों मिल रहा है इन केस ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो वो कहने का मकसद ये रहेगा कि यार इसमें चूंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की हाइपर एक्टिवेशन हुई है, दैट्स व्हाई आई सेड कि जो एक्टिव लर्निंग है दैट इज वे बेटर देन द पैसिव लर्निंग। क्योंकि क्रेमिंग में तो आप सवाल पैदा नहीं होता कि आप 30 to 40% से ज्यादा एक चंक में उसको याद कर पाओ या उसको मेमोराइज कर पाओ। ओके सर, एक थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन, थोड़ा सा it's not just to be satirical to the people who are watching us, peculiar to those people. सर आजकल लर्निंग ऐप टूल्स भी यूज होती हैं, बिल्कुल, और टीचर भी अपना पढ़ा रहे होते हैं, आप समझते हैं। आप क्या समझते हैं कि लर्निंग ऐप एप्लीकेशन आपके नजदीक इज एन एक्टिव लर्निंग और इज अ पैसिव लर्निंग? सर यहाँ पर मैं ये समझूंगा कि ये आजकल का नहीं, ये पुराना अलमिया है। 2015-16 में इसने काफी फेम पकड़ा था, और 2019 जब कोविड-19 आया था तो उसके बाद इसने काफी ज्यादा पीक पकड़ चुके हैं। आप खुद भी इस चीज को इंडोर्स करेंगे सर। क्या आपने कोनार्ड फिशर सर के लेक्चर नहीं देखे कैप्टन सर? आपने देखे हैं? क्या हमने डॉक्टर नजीब सर को नहीं देखा? यस सर, हमने देखा है। फिर मैं वही बात कहूंगा, इट्स नॉट अबाउट द कार, इट्स हु इज बिहाइंड द व्हील। व्हाइल ऑप्टिंग अ रिसोर्स, जैसे मिसाल के तौर पे हमने अगर कोट खरीदना है, तो अगर हमारा कोट खरीदने का जो हमारा मेन पॉइंट है वो यही होगा कि कोट सिर्फ सस्ता ही होना चाहिए, तो फिर सर गलती हो जाएगी हमसे। अगर लर्निंग टूल इस्तेमाल करते हुए या अपना रिसोर्स यूज करते हुए जब आप चूज कर रहे हैं, आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि यार कौन सा रिसोर्स सिर्फ आसान है, तो आप गलती कर रहे हैं। आप यहां पर एक्टिव सोर्स भी है सर और पैसिव सोर्स भी है। एक्टिव सोर्स जैसे कि आपके पास कितने सारे रिनाउंड नाम है सर, शायद हम कभी भी उन लोगों से फैजियाब ना हो पाते अगर ये लर्निंग एप्स ना आती सर। जैसे हमारे पास अगर यूवर्ल्ड है, यूवर्ल्ड एक ऐसा टूल है सर कि जो यूएसएमएल को जिसने हलवा बना दिया सर लोगों के लिए। क्या है? इट्स अ सोर्स ऑफ एक्टिव लर्निंग। अब ब्रिज करना बहुत जरूरी है सर। ये नहीं कि आपने सिर्फ चने ही खाने लग जाना है, और ये भी नहीं है सर कि आपने सिर्फ जो है वो शीरा ही पीने लग जाना है। आपने को मिला जुला के, मतलब प्रोटीन भी और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स भी और एक मिक्स सा हेल्दी सा, जैसे हमारे सर फैसल अक्सर हेल्दी लाइफस्टाइल पे बात करते हैं, तो एक हेल्दी सा आपका जो है वो बीच में मिक्सचर। सर ये मैं आपसे एक क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ, इसकी बुनियादी वजह ये है,
मैं कभी भी लर्निंग ऐप्स के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन एक वतीरा, एक प्रिवेलेंट सोसाइटी के अंदर कॉन्सेप्ट, एक फॉल्स परसेप्शन, और आप एज अ टीचर इस बात को समझ सकते हैं कि बाय यूजिंग द लर्निंग एप्स कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि स्टूडेंट ने अपने दिल में जो उस्ताद की एक अहमियत है उसको कहीं ना कहीं डैम्पन कर दिया है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि एक स्टूडेंट के अंदर एक हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन भी इटसेल्फ डेवलप हो गई है कि कि भाई अभी नहीं तो बाद में बाद में कर लूंगा। लूंगा, और जान दो यार उस्ताद अगर पढ़ा रहा है तो क्या है, इसको सुनने की जरूरत ही नहीं है, बाद में लर्निंग ऐप से हम पढ़ लेंगे। तो ये एक हैबिट नहीं डेवलप होगी सोसाइटी के अंदर, जो एक डिस्किल इक्विलिब्रियम सी पैदा हो रही है। हम देखते हैं अक्सर औकात बड़े बड़े उस्ताद गुजरे हैं, जैसे आपने नजीब की बात की, मैंने नजीब को लाइव भी सुना हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब उसने लाइव पढ़ाता है इंसान, जैसे आप लाइव पढ़ाते हैं लाइव वायर की तरह, लाइव वायर और लाइव पढ़ाते हैं, तो आप ऐसी सी बात की आमद हो जाती है जो कि उस प्रोग्राम में फिलबदी होती है, आप कोरिलेट कर लेती चीजों। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? सर देयर हैड बीन प्रोज एंड कॉन्स। आज ये मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया है, इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं सर। एक बैलेंस का होना बड़ा जरूरी है। एक जो आपने इसका नुकसान बताया है कि प्रोकास्टिनेशन की हैबिट का डेवलप होना, बिल्कुल है सर, मैं 100% इससे एग्री करूंगा कि बच्चे में कहीं ना कहीं सेंस ये रहता है कि अगर मेरा कुछ स्किप हो भी रहा है तो मैं अपने मोबाइल के अंदर एक्सेस है तो मैं कहीं ना कहीं उसको देखकर मैं उसको बाद में वो रिवाइज कर लूंगा, ओवरकम कर लो। ओवरकम कर लूंगा सर। लेकिन यहां पर एक और बात आती है सर, जो आपको एक उस्ताद क्लास के अंदर पुश दे रहा होता है, जो आपका विजन जिस तरीके से सेट कर वाह रहा होता है, जिस तरीके से वो आपको चीजों को डिबंक करना सिखा रहा होता है, वो चीजें कभी भी लाइव वो एप्लीकेशन नहीं दे सकते। एप्लीकेशन नहीं दे सकते। वाह। और अगर आप एप्लीकेशन पे पढ़ भी रहे हैं तो एप्लीकेशन पे भी टीचर के साथ आपका इंटरेक्शन होना बड़ा जरूरी आई है। टू आई कॉन्टेक्ट। उस्ताद की जो कमी है ना सर, कई लोग कहते हैं कि एआई रिप्लेस कर लेगी उस्ताद को। मुझे लगता है सर, उस्ताद वो वाहिद प्रोफेशन रहेगा जो सबसे लेट जा करके रिप्लेस हो पाएगा। और उसकी रीजन है सर, उस्ताद जो सोच करके गया होता है क्लास में वो जा करके वही नहीं करता सर, वो करता है कि जो उसका स्टूडेंट सुनना चाह रहा होता है सर। वाह। तो मुझे लगता है, मैं आपको बताऊं, आज के दौर में अगर मोस्ट अंडररेटेड कोई चीज चल रही है तो मुझे लगता है कि उस्ताद का मकाम और उस्ताद की इंपॉर्टेंस है। हाँ, इस दौर हाजिर में अंडररेटेड हो गया। उसका मकाम बढ़ जाना चाहिए था, रादर बीइंग वाह। रादर बीइंग सर, क्योंकि ये वो आपके माँ बाप के बाद ये वो ऐसा तबका है जो आपको पुश करने पे लगे। मैं अक्सर फैसल सर के हंसता रहता हूँ, हमारे कॉमन फ्रेंड भी हैं सर, फैसल के साथ जिक्र भी होता है, फैसल भाई हमारे कॉमन फ्रेंड भी हैं, बड़े प्यारे हमारे दोस्त हैं, अजीज हैं। तो वो अक्सर जिक्र करते हैं, हम बात करते हुए कहते हैं कि यार फैसल भाई, कभी कभी लगता है कि शायद इन बच्चों को खुद भी अपने फ्यूचर की इतनी टेंशन नहीं है जितना सर पे बोझ हम लेकर के घूम रहे हैं। वाह। कभी कभी ऐसा फील आता है। लेकिन स्टूडेंट सर, लगता ये है स्टूडेंट्स को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि इस टाइम पे जो उसके पास कीमती चीज जो वक्त है, ये वक्त इसके हाथ से फिसलता जा रहा है। बिल्कुल ये ठीक। वक्त कभी वापस नहीं आना सर। और मैं आपको बताऊं, आज का वेस्ट किया गया 1 घंटा, में एक कोट पढ़ रहा था कहीं पे, कल को आप 10 घंटे इसके कंपनसेट करने में देंगे ना तो ये कंपनसेट नहीं हो पाएगा। वाह। अभी आपने वक्त की बात की, मेरे दिमाग में से कोई और बात आ रही थी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस बात को भी लगे हाथों निपटा दिया जाए जी सर। कि द वर्ल्ड इज डिस्ट्रैक्शन, वेयर देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन हर तरफ है। कैसे, और खास तौर पे आप बिश्कीक का स्टूडेंट है जिसके पास, आपको याद होगा पहले ये मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने कहा था द वर्ल्ड इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बिश्कीक, याद आपको? बिल्कुल सर। तो मैंने कहा था कि इनके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज, टाइम बहुत ज्यादा है। बेशक। अगर कहीं पे किसी चीज की कमी है तो कहीं पे किसी चीज की ज्यादती भी है। पाकिस्तान में अगर मैं समझता हूँ कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पे टाइम का भी बहुत इनके पास है, इस बिल्कुल टाइम पे वो बड़ा अच्छा कर सकते सही हैं। कह रहे हैं सर। तो कैसे अपने आप को एक स्टूडेंट खास तौर पे डिस्ट्रैक्शन से बचाए, ये बड़ा सर सबसे पहली बात है, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर एक बच्चा किसी डिस्ट्रैक्शन को मान ही नहीं रहा कि ये मेरी डिस्ट्रैक्शन है, तो वो कैसे उसको दूर करेगा अपने से? मसलन यहाँ का स्टूडेंट ये समझता है कि जो वीकेंड उसको मिलता है वो वीकेंड एंजॉय करने के लिए है, क्योंकि हफ्ता पूरा उसने बहुत ज्यादा सर खपाया है, तो वो एक दिन तो वो अपनी जिंदगी से निकाल नहीं पाएगा एंजॉयमेंट का। सर हमेशा एक बात याद रखें, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, कि आप लोगों ने जिस वक्त आप ये डिसाइड कर रहे हैं ना कि मेरी जिंदगी इतनी औखी है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इस वजह से नहीं पढ़ रहा, मैं इस वजह से नहीं पढ़ रहा, कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा इंसान भी बैठा हुआ है सर जो कह रहा है कि मैं इस वजह से पढ़ रहा हूँ। वाह। ये याद रखिएगा। जब आप, जरूरी नहीं है, अब मैं, मेरे छोटे भाई है, बड़ा प्यारा है मुझे, मैं हमेशा उसको मेडिकल कॉलेज में कहता था यार यूएसएमएलई की तैयारी करो, सर वो एक ही जवाब देता था, अली भाई मेरा यूएचएस है, अली भाई मेरे पेपर है, अली भाई मेरा क्लिनिकल। मैं कहा, यार रो नहीं, तू रहने दे, तू पेपर दे ले सिर्फ। क्या हुआ सर, उससे सिर्फ पेपर ही दिए,
और उसके बाद जब उसकी ग्रेजुएशन हो गई तो उसने यूएसएमएल के लिए एम किया। जिस वक्त आप यहाँ पे बैठ के ये कह रहे हैं कि हमारी क्लासेस होती हैं, हमारा लंबा टाइम होता है, हम जो है वो घर लेट पहुंचते हैं, फिर खाना बनाना होता है, फिर खाना खाना होता है, फिर सोना होता है, फिर घर वालों से बात करनी होती है, कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा इंसान है जो इस वक्त में से वक्त निकाल के अपना फ्यूचर बना रहा है। यहाँ मैं अपने एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट आयु के आईएसएम के ग्रेजुएट का जिक्र करूंगा सर। एक दफा मेरे पास आया, कहते सर मैं यूएसएमएल करूंगा। मैंने कहा करो। मैंने कहा वक्त को कैसे डिवाइड करोगे, तुम्हारे पास तो वक्त नहीं है, सुबह 8 बजे उठते हो, 5 बजे तक तो तुम्हारे पास क्लासेस होती हैं। उसने कहा सर 5 बजे जाऊंगा, 5 से मतलब 6 तक खाना शाना खा के 6 बजे सो जाऊंगा, 6 से 12 तक सोया रहूंगा, 12 बजे से सुबह 8 बजे तक पढ़ूंगा सर, 8 से 5 तक फिर क्लासे लूंगा, 5 से 6 तक आके खाना शाना खाऊंगा, सो जाऊंगा, फिर 12 बजे उठ के सुबह तक पढ़ता रहूंगा। सर आप यकीन नहीं करेंगे, उसने ऐसा किया सर, उसने ऐसा किया। यूएसएमएल स्टेप 1 किया, स्टेप 2 किया सर, और इस दफा के मैथ साइकिल में वो अपेयर हो रहा है इंशाल्लाह। सर ये जो अभी आपने बात की है थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है मेरे माइंड में। आपको क्या लगता है एज अ टीचर, ये भी आपने एग्जांपल कोट की है, इज दैट एन हेल्दी एक्टिविटी टू डू, मतलब रात को 12 बजे के बाद जाना, 12 से लेकर 8 बजे तक ना No, सोना? definitely not, sir. Not so. You do Definitely not not. endorse it. I don't endorse it, sir. But You are just quoting it. in case of circumstances, sir, जब उसके circumstances ऐसे हैं, उससे कौन सा सारी जिंदगी सर रात 12 से 8 तक पढ़ना है? वाह। उससे वो 6 महीने पढ़ने थे जो यहाँ पे बच्चों ने वो उस टाइम को वेस्ट करना था। जब वो कहते मरता क्या ना करता, he did not have any other time for that, sir. आज हम उसको कोट कर रहे हैं उस चीज को। वाह, इससे ये पता लगता है डॉक्टर साहब कि कोई भी चीज किसी भी स्टूडेंट के लिए यकसा नहीं रहती, यूनिफॉर्मिटी ऐसे ही। Sir, there is flexibility. There is a and flexibility. there's- और it depends upon the talent, individual talent of a student itself. ऐसे ही डॉक्टर साहब ये अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। मिसाल के तौर पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लर्नर्स, मे बी मुझे तो 2 का पता है, शायद तीसरा भी आ गया हो तो मुझे नहीं पता। एक तो ये हु इज अ क्विक लर्नर, मतलब आप को क्विक लर्नर कह सकते हैं। एक होता है जरा स्लो लर्नर, दोनों में सुन रहे हैं। क्विक लर्नर तो ये है कि बड़ी पिक का है यार, याद कर लिया, फिर उसके बाद हो सकता है कि चल जल्दी याद करके शायद जल्दी भूल भी जाए, हो सकता है रिवीजन कर ले। कुछ होते हैं माशाल्लाह ज़रा ज़हीन होते हैं, वो जल्दी याद करते हैं, देर तक याद रहता है उनको। कुछ बेचारे हैं जो देर से याद करते हैं। मेरे साथ बेस बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, आज बड़े आला मुकाम पे भी पहुंच गए हैं, ठीक है। वो बहुत देर से याद करते थे लेकिन उनको बहुत देर तक याद रहता था। अब ये 3 डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स हैं, कैसे ये अपने आप को इनके अंदर ये मॉडर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन को अप्लाई करें। खासतौर पे एक आदमी जो बहुत देर, मतलब हमारे साथ एक ऐसा दोस्त भी था, और डेफिनेटली ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा मॉडल आना बंद हो गए हैं, बच्चे अभी ऐसे आ रहे हैं जो शायद देर तक उनको याद रहता है लेकिन देर से याद होता है ना, रिफ्लेक्सेस की बात भी होती है कुछ मामला और, तो वो कैसे अपने आप को अडॉप्ट करें इस तरीके। अच्छा सर, जैसे आपने ये बोला कि कुछ होते हैं क्विक लर्नर होते हैं, कुछ होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं। सर एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस सर, एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस सर। जैसे घोड़ा है तो घोड़ा तेज भाग जरूर सकता है लेकिन मछली की तरह तेज तैर नहीं सकता सर। मछली तेज तैर जरूर सकती है सर लेकिन भाग नहीं सकती सर। उसी तरीके से सर जो स्लो लर्नर होते हैं, जो क्विक लर्नर होते हैं, उनमें एक फर्क होता है। जैसे मैं अक्सर मैं अपने दोस्तों के साथ हंसता होता था, मुझे चीजें सीखने में जल्दी हो जाती थी, मैं थोड़ा जल्दी सीख लेता था, पिक कर लिया करता था चीजें। मेरे में एक मसला था सर, मैं बैठ नहीं सकता था ज्यादा देर। मेरा एक और दोस्त था सर, कंसिस्टेंटली बैठता था सर, लेकिन वो स्लो पढ़ता था सर। मतलब मैं पूरे 6 घंटे के बाद अगर 2 चैप्टर खत्म कर रहा हूँ तो शायद सर वो 12 घंटे पढ़ने के बाद 1.5 चैप्टर खत्म कर। शुक्र है, मुझे लगा कि शायद मेरे बाद ये मॉडल आना बंद हो गए, अभी भी आ रहे हैं ऐसे। नहीं सर, ऐसा है। और मैं अक्सर एक चीज के लिए विश किया करता था, आई विश कि मुझे इसकी तरह का स्टेमिना मिल जाए, और वो विश किया करता था, आई विश कि मुझे अली की तरह की स्पीड मिल जाए। वाह, आपने अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है सर। वाह, अगर आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप क्विक लर्नर हैं तो उसको इस्तेमाल करो यार। अगर आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप स्लो येट डीप लर्नर हैं, उसको इस्तेमाल करो। हाँ, आप देखिए सर, अगर मिसाल के तौर पे आप उस चीज को इम्प्रोवाइज नहीं करेंगे, अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, इवेंचुअली सर इमरान नुकसान किसका हो रहा है? स्टूडेंट का अपना। अगर आप क्लास में 200 बच्चे को कहते हो कि पढ़ो, और 200 में से सर 190 नहीं पढ़ता, 10 पढ़ लेता है, या 190 पढ़ लेता है, 10 नहीं पढ़ता, क्या आपका नुकसान हुआ? नहीं, नुकसान किसका हुआ सर? उन 10 का हुआ। मैं स्टूडेंट को हंसते हुए एक बात कहता हूँ, मैंने कहा एक लतीफा सुनाता हूँ तुम लोगों को। एक दफा एक स्टूडेंट आया, उसने कहा यार आज मैंने सर अली और सर फैसल को नुकसान पहुंचाया है। उनका अच्छा यार कैसे? यार मैं सर की क्लास में गया, 4 घंटे सर की क्लास में बैठा रहा, सीखा कख भी नहीं। हाँ मुझे बताएं सर,
ये तो बात ऐसी होगी कि मैंने रेल का रिटर्न टिकट लिया है लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगा। हाँ। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान उसका हुआ जो हम्म। वहां बैठा था। क्लासरूम्स, अगर सर ये चीजें इतनी आसान होती तो कभी भी क्लासरूम की अहमियत के ऊपर इतनी बड़ी बड़े कोर्स ना लिखे गए होते। हम ये मानते हैं कि मौजूदा एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। हम ये मानते हैं कि मौजूदा क्लासरूम और एजुकेशन सिस्टम उस तरीके से इम्प्रोवाइज नहीं हुआ, लेकिन आज का टीचर जरूर इम्प्रोवाइज हो चुके हैं सर। अगर आप देखते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेटली 5 फिंगर्स आर नॉट द सेम सर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट आज के टीचर ने शायद इन चीजों को अच्छे तरीके से, मजीद बेहतर तरीके से उनको बच्चों के हिसाब से मॉडिफाई करके एडजस्ट किया है। गलती कहाँ हो रही है सर? गलती हो रही है जहां पर हमें शॉर्टेस्ट वेज ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल दिखाया गया। सक्सेस की डिफाइन करना बड़ा जरूरी है ना सर, कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। अगर हमारे स्टूडेंट के नजदीक सक्सेस की डेफिनेशन यही रहेगी कि यार मैंने एमबीबीएस करके करना ही क्या है, सैलरी तो 60,000 है, टेल मी समथिंग सर, क्या एक एमबीबीएस डॉक्टर जब ग्रेजुएट होकर के जाता है तो उसकी 60,000 सैलरी है? नो, ये सैलरी तो एक हाउस ऑफिसर की भी नहीं है सर। हाउस ऑफिसर भी आजकल 70,000, 75,000, 80,000 ले रहा है। और अगर पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी देते हैं और एक मेडिकल ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं सर, वो भी अराउंड 2 के करीब जाकर के अप्लाई करते हैं। बट क्या आप एक कंप्लीट डॉक्टर बन चुके हैं? नहीं। एक डॉक्टर का स्कोप खत्म हो गया है? नहीं सर। एक एवरेज डॉक्टर का स्कोप अब खतरे में है? यस सर। एक एवरेज डॉक्टर को अब मजीद मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द सैचुरेशन। और ये सिर्फ डॉक्टरी के पेशे में नहीं हो रहा सर, ये दुनिया के हर पेशे में हो रहा है सर। क्या आज भी आप $1,000 से उतनी ही चीजें खरीद पा रहे हैं जो आज से 6 साल पहले खरीद पा रहे थे? नो, नहीं खरीद पा रहे सर। इन्फ्लेशन आ रही है। अब क्या करना है? अब आपने अपने गोल को ऐसे अलाइन करना है कि आपके हर तरीके की सक्सेस को वो कवर कर सके। जब तक हम इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे पहुंचेंगे, या ये ट्रेडिंग ऐप मुझे इस तरीके से पैसे बना करके दे सकती है, या मैं इसके मुतबादल ये चीजें करके अच्छे तरीके से अपने आप को वो क्या कहते हैं मैं सक्सेसफुल कर पाऊंगा, तो मुझे लगता है ये चीजें हमें नुकसान पहुंचाएंगी, ये चीजें उस तरीके से फायदा नहीं दे पाएंगी। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस थिंग, और हमें इस चीज को मानना पड़ेगा कि ये जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन के करियर के अंदर मुझे कुछ टाइम इस मेडिसिन को देना पड़ेगा, देन इट इज गोइंग टू रिवार्ड मी। हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए रेडी नहीं है सर। हाँ, अब यहीं पे मैं आपसे ये सवाल करूंगा, और ये मैं समझता हूँ कि जो सुन रहा है उसके दिमाग में भी ये जरूर क्वेश्चन आएगा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सर, एक आदमी डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में कैसे सोचे? आप एक देखें कि आप जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर मेडिकल प्रोफेशन आप भी समझते हैं जो चैलेंजेस हैं, जो ट्रेनिंग की सख्ती है। बिल्कुल है उस सर। वक्त आप, अगर आपने ग्रेजुएशन की है और अगर आप अपने साथ किसी दूसरे आदमी को देखते हैं जो नॉन डॉक्टर है, तो वो आपसे ज़्यादा इकोनॉमिकली स्टेबल हो चुका हुआ है और आप अभी तक 60-70 हज़ार पे भी पेडलम की तरह घूम रहे हैं। तो वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन कैसे लेके आए? फिर जॉब की स्टेबिलिटी नहीं है। उस तरीके से प्राइवेटाइजेशन में तो बिल्कुल भी नहीं पूछते, घास भी नहीं डालते, ये भी इस तरह की सोसाइटी। फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ ही जाएगा ना, वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ कैसे आए? येट सर, एक डॉक्टर को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में कितना एक फायदा हो रहा है। मैं तो एक रियल लाइफ एग्जांपल ही कोट कर पाऊंगा यहाँ पे, जो कि मेरे अपने कज़न की थी। मेरे कज़न आए और उन्होंने एफसीपीएस की ट्रेनिंग कर रहे थे, और उनके 2 बच्चे भी थे, और उनकी सैलरी जैसे आपने कहा कि 70,000 ड्यूरिंग ट्रेनिंग थी उनकी, कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में वो क्रिटिकल केयर की ट्रेनिंग कर रहे थे। सून आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज एफसीपीएस, उनका एफसीपीएस क्लियर हुआ, कि शिफ्टेड टुवर्ड्स द सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया में जाकर के उनकी एक अच्छा सैलरी पैकेज विच इज़ वे 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 बियॉन्ड इमेजिनेशन है, वो रहा है। सर, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ डॉक्टर के तबके के अंदर प्रॉब्लम नहीं आई हुई सर। इस टाइम पे किसी भी सेक्टर की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वो पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी कमी आई हुई है, और उसका मसला हमारी अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमारे कंट्री का इशू चल रहा है। अब बाकी जगहों पे देखिए सर, एनएचएस ने कितनी जॉब्स ऑफर की अभी अभी डॉक्टर्स के लिए, आयरलैंड किस तरीके से आप लोगों को अकोमोडेट कर रहा है, इवन दुबई और सऊदीया ने अपने रेजिडेंसी प्रोग्राम्स ओपन किए फॉर द पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स इन द स्टेट्स ऑफ एमरी। कतर तक लेना शुरू हो चुका है सर। कॉम्प्लेक्स का एग्जाम आ गया है, और पाकिस्तान के अंदर ही ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल जो है वो उसने अपना स्टेशन खोल करके आप एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। चैलेंजेस हैं सर, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि चैलेंजेस नहीं है, चीजें आसान रहेंगी, लेकिन अगर आप उस चीज को नहीं जाते, अगर उस चीज को आप उस तरफ नहीं जाते हैं, या आप अपने आप को उस तरीके से अडॉप्ट करके किसी भी बड़ी डिग्री के लिए प्लान नहीं करते, तो आपका फ्यूचर स्टेक पे है। मुझे इंस्टेंट एक डॉक्टर अगर अपने करियर को छोड़ेगा, तो मुझे पता है व्हाट अदर अपॉर्चुनिटीज कैन ही गो फॉर।
लेट्स से अगर किसी का कोई बिजनेसमैन है, उसके फादर बिजनेसमैन है, उनके एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, ये इज अ गुड थिंग, चले ठीक है। तो क्या सिर्फ मेडिसिन के अंदर ही कंपटीशन है सर? क्या बाकी चीजों में कंपटीशन नहीं है? बाकी जगहों पे भी बहुत कंपटीशन है, बट हमेशा जो स्टैंड आउट करता है सर, उसको कोई ना कोई रिवार्ड उसका मिलता ही है डेफिनेटली। ओके, अब आपने भी लर्निंग की बात की है, इंस्टेंट एक्सेस टू दी दुबई, कतर और एएमसी की हम बात करते हैं। स्टूडेंट अगर प्लान करना चाहता है, क्या उसको वेरी फर्स्ट सेमेस्टर से प्लान करना चाहिए कि मैंने एएमसी करना है, या मैंने इंग्लैंड जाना है, या मैंने प्लैब करना है, या उसको 5 जो लास्ट फाइनल ईयर है, जैसे यहाँ पे 10th सेमेस्टर है, उसमें उसको प्लान करना चाहिए? और आपको क्या लगता है कि NLE is the best option that one has to avail first and then to go the other options, or he can go to the other options despite being the fact that NLE is also? सर चले, आज मेरे पास टाइम मशीन होती और मैं वापस जाता अपने पास्ट में, और मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होता, तो मैं क्या करता? ऐसे रखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा मेरे ख्याल में। बेहतरीन। मैं क्या करूंगा सर? मैं सबसे पहले एवेल्युएट करूंगा सर, अपने जो भी मेरा नॉलेज रहेगा उसके मुताबिक, किस एग्जाम की कितनी कॉस्ट आ रही है, किस एग्जाम का वाह, सिलेबस कौन सा है, किस बेहतरीन। एग्जाम में कितने % पासिंग रेट चल रहा है, किस एग्जाम के बाद मैच मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये सारी चीजें मैं देखूंगा। मैं स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूँ सर, हमेशा मैं कहता हूँ USMLE की तैयारी करो, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम की तैयारी। एग्जाम दो नहीं सर, एग्जाम दो नहीं, एग्जाम की तैयारी करो। तैयारी करना क्यों जरूरी है सर? ये ऐसा एग्जाम है जो एक डॉक्टर को, एक मेडिकल स्टूडेंट को उस लेवल पे ले जाता है कि वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में कल को मार नहीं खाएगा सर। अगर आप ड्यूरिंग मेड स्कूल हैं, अब तैयारी करें वेरी फर्स्ट डे से, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। ओके। जहां सर आपने, मेरे कजन ने एक बड़ी प्यारी बात मुझे कही थी, जो मैंने उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में नहीं सुनी थी, लेकिन थर्ड ईयर में सुन ली थी। शायद यही वजह है कि मैं USMLE क्लियर कर पाया। उन्होंने कहा था, जहां गाइटन ले रहे हो, जहां फिरदौस ले रहे हो, वहां फिरदौस की जगह कपलान ले लो यार। जहां तुम एनाटॉमी ले रहे हो, वहां एनाटॉमी की जगह एनाटॉमी शेल्फ नोट साथ में ले लो। जो वहां से पढ़ रहे हो वो यहां से पढ़ लो। तैयारी करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना हाँ सर। हाँ हाँ, इल्म तो बहरहाल नॉलेज इल्मी नॉलेज इल्मी है। फीमर वहां पे भी वैसी है, फीमर यहाँ पे भी वैसी है, तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। आप एक दफा तैयारी करें। फोर्थ ईयर मेरे ख्याल में एक आइडियल प्लेस रहती है एक बच्चे को डिसाइड करने के लिए, वेयर शुड आई गो, कहाँ मुझे जाना चाहिए। मुझे बताएं सर कि एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड के साथ, एक कंप्लेनिंग नेचर के साथ हम कहाँ पहुंच सकते हैं? कहीं नहीं पहुंच सकते सर। दुनिया में अगर आप उठाएंगे ना सर, जितने भी लोग हैं, अगर किसी ने कोई मुल्क फतह भी किया है सर, उसके पीछे एक रीजन रही है सर। और अगर कोई डिफीट हुआ है ना सर, तो उसके पीछे 1 करोड़ रीजन रही होंगे कि मैं क्यों डिफीट किया। मैं यहाँ पर उस चीज को ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एक दफा मेरे फादर की मुझे कॉल आई, मैं फाइनल ईयर में सर, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं पेपर नहीं देना चाह रहा था। मैं बिल्कुल नहीं, मैं सर्जरी का पेपर था, और पेपर के बाद मुझे पता चला कि मेरी मदर को कैंसर डायग्नोज हुआ स्टेज 4। तो मैंने कहा कि मैं अगले पेपर नहीं दूंगा, सर्जरी B, पीडियाट्रिक्स, गायनी ऑप्स, ये 3 पेपर मैं सप्ली में दूंगा। मैंने कहा, जैसे इमोशनल इंसान होता है, मैंने कहा भाड़ में जाए पेपर सर, मैं अपनी मदर का ख्याल रखूंगा, क्योंकि आई वॉज द एल्डेस्ट वन और मैं ही था जो माँ का ख्याल रख सकता था। माई फादर वॉज अब्रॉड। मैं घर आया सर, मैं घर आकर के अम्मी को कहा कि मैंने कहा मैंने पेपर नहीं देने, मैंने पेपर नहीं देने। सर अगर मैं पेपर ना देता, मेरे पास 1 करोड़ रीजंस थी आज अपने आप को डिफेंड करने के लिए, कि 4 साल में टॉप कर पाया था, 5वें साल में इस वजह से टॉप नहीं कर पाया। वाह। लेकिन मेरे फादर ने मुझे कॉल की, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, एक लूजर के पास ना हजारों वजूहात होती है, एक विनर के पास सिर्फ एक वजह होती है। तुमने वो वजह ढूंढनी है कि तुमने पेपर क्यों देने इस दफा। वाह। मैं अम्मी के पास बैठा था, मैं सर बिल्कुल एग्जेजरेट नहीं करूंगा, मेरी मदर ने मुझे कहा, मैंने कहा मदर आप हैप्पी नहीं लग रही आज। उन्होंने कहा, बेटा तुमने 4 साल टॉप किया था, मैं चाह रही थी कि तुम 5वां भी टॉप करते। मैंने कहा मामा ऐसा क्या हो जाएगा अगर मैं 5वां साल टॉप कर लूंगा? उन्होंने कहा, तुम्हारे नाम के साथ ये लग जाएगा कि ये बंदा जिंदगी में किसी भी एग्जाम में सेकंड नहीं आया, तुम फर्स्ट रहे हो। मैंने कहा मामा आपकी ये ख्वाहिश है? कहते हैं जी ख्वाहिश है। मैंने कहा मामा मैं टॉप करूंगा। वाह। और सर मैं गया, आप बिलीव नहीं करेंगे सर, अल्लाह ने ऐसी मदद की सर अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, तो मेरा रिजल्ट DI खान के मेरे एक दोस्त ने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कहा, उसने कहा यार अली तेरी ये फोटो तो अखबार में आई है। तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने मेरा रिजल्ट बिफोर अनाउंसिंग इट ऑन द वेबसाइट सर, वो न्यूज आर्टिकल के अंदर वो रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका हुआ था। ऑलराइट डॉक्टर अली, सवाल पैदा होता है, कैसे पढ़ते थे आप? बड़ा अच्छा सवाल है सर। सबसे पहले मैं ये कहूँगा
कि आपने ये नियत करनी है कि मैंने पढ़ना है, ये जरूरी है सर। इंटेंशन जरूरी है सर। एक दफा आपने डिसाइड किया कि मैंने पढ़ना है सर, एक खूबसूरत नोटबुक लेनी है सर। यू आर वेरी फाउंड ऑफ स्टेशनरी एंड आई लव द स्टेशनरी यू होल्ड सर। मैं बड़ी दफा आपके कमरे में आया इस नियत से कि शायद कुछ मिल जाए, लेकिन आपने हर स्टेशनरी के 2-2 पेजेस के ऊपर कुछ ना कुछ मुझे पता है कि आप आते रहते हैं तो इसलिए सर अच्छा, यू हैव टू ग्रैब अ गुड बुक सर। एक अच्छी नोटबुक लेनी है अपने साथ आपने। नोटबुक के ऊपर कंजूसी का इस्तेमाल करना है। कंजूसी कैसी सर? मिनिमम नोट्स टेक्निक सर। नोट्स टेकिंग इतनी नहीं करनी कि बाद में पढ़ने के दिल ना करे। बस रॉबिन्स इतनी है सर और आपने इतने नोट्स बना दिए उसके, तो वो कौन पढ़ेगा सर? इधर एक रॉबिन्स नहीं पढ़ी जा रही हमसे, लिहाजा मिनिमम नोट्स टेकिंग टेक्निक सर। थर्ड थिंग सर, किसी भी टॉपिक का पहले ओवरव्यू ले लो, एक दफा रीड आउट कर लो कि क्या उसमें से पढ़ना जरूरी है, क्या उसमें से पढ़ना नहीं जरूरी सर। मैं तो अपनी किताब को फाइनल प्रिपरेशन के लिए तैयार करता था सर, हमेशा हाइलाइटर्स का इस्तेमाल करता था। एक पेज होता था सर, यकीन माने उसमें 5 से 6 लाइंस बच जाती थी जो काम की होती थी, बाकी सारी तो उसकी एक्सप्लेनेशन होती थी। उसके बाद सर उसको याद करना उसी टाइम पे। मेमोराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव रिकॉल हो गया या जो भी मेरी टेक्निक्स होती थी, जिस तरीके से भी आपको सूट कर सकती है वो आपने करनी। फिर सर डेली का टाइम देना सर। आप एक हफ्ता पढ़ते हैं सर और एक हफ्ते में जुमे के दिन आप छुट्टी करते हैं, इतवार के दिन आप छुट्टी करते हैं सर, और हर इतवार को आप छुट्टी कर रहे हैं सर, और आप 4 हफ्ते लगातार पढ़ते हैं सर, उसके बाद 5 छुट्टियां इकट्ठी करते हैं सर। दोनों बच्चों में सेम बात है, छुट्टियां 5 ही हुई है, लेकिन जिसने एक छुट्टी की है हफ्ते में और जिसने 5 इकट्ठी की है, जमीन आसमान का फर्क रह जाएगा उनकी प्रिपरेशन में सर। उस जोन के अंदर अपने दिमाग को रखना बड़ा जरूरी है सर। सर मैं एक छोटी सी बात, मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इट्स क्लोज टू माय हार्ट आल्सो। फॉर एग्जांपल, एक सिनेरियो है फाइब्रोइड डिस्प्लेसिया, इट्स अ रेयर बोन डिसऑर्डर। 20 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होती है, चाइनीज लेटर इसकी अपीयरेंस है, ऑस्टियोब्लास्टिक रिमिंग नहीं होती, पॉलीस्टोटिक और मोनोस्टोटिक भी हो सकता है, मेजाबॉट सिंड्रोम के साथ भी आ सकता है, मैक्यून-की-एल्ब्राइट सिंड्रोम के साथ भी आ सकता है, और इसके साथ ऑस्टियोसार्कोमा भी होता है। अब इन सारी इंफॉर्मेशन में से कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मुझे अपने ज़हन में याद रखनी है? अब सर सबसे पहली बात यह है, एक तो आपने अच्छा किया आपने टॉपिक भी रिवाइज कर लिया साथ में क्योंकि आपका हिस्टोपैथोलॉजी का एग्जाम है, तो आई कैन इमेजिन दैट सर। सबसे पहली बात कि आपने एक सिनेरियो ऐसा डिटेल हिस्टोपैथोलॉजी इसके अंदर आप लेकर के आए हैं। लेट्स से इसको थोड़ा आसान करते हैं सुनने वालों और समझने वालों के लिए भी, ताकि इजी रहे। ओके, जैसा कि सर स्टेबल अंजाना, अनस्टेबल अंजाना और प्रिंस मेटल अंजाना है, तीनों में छाती का दर्द होगा, यस यस। तीनों में कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से इस्कीमिया हो रहा है, यस। या तीनों एल्डरली पेशेंट में होंगे, यस। आप फर्क कैसे करेंगे सर? एक का चेस्ट पेन है जो एक्सर्शन पे बढ़ रहा है, रेस्ट पे कम हो रहा है, स्टेबल। एक का है जो रेस्ट पे आ रहा है, तो या वो अनस्टेबल है या प्रिंस मेटल है। अनस्टेबल का जो दर्द है सर वो रहेगा 30 मिनट से ज्यादा, और प्रिंस मेटल का जो है सर वो ऑन एंड ऑफ रहेगा, प्रोक्सिजमल रहेगा और 5 मिनट के बाद चला जाएगा। और तीनों का दर्द जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीव होता है। तीनों की ट्रीटमेंट जो है वो मोनोबैश आती है सर, आपके पास मॉर्फिन है, ऑक्सीजन है, सारा कुछ है। अब ये जो एक एक वर्ड ऐसा है जो उसको दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहा है सर, ये वो इंफॉर्मेशन है जो बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपने। पिक द ऑड वन आउट इसको कह लें आप, या बज़वर्ड कॉन्सेप्ट। ये तो सर आपकी बात ठीक है, मैं आप मानता हूं, बज़वर्ड आई टोटली एग्री। मैं आपकी ये जो आपने टॉपिक रखा है इसमें तो बज़वर्ड मैं चला सकता हूँ। अब मुझे बताएं, एक तरफ फाइब्रोइड डिस्प्लेसिया है, दूसरी तरफ ऑस्टियोसार्कोमा है। चलिए मैं ऑस्टियोसार्कोमा भी रिवाइज कर देता हूँ कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप के होते हैं। इसमें भी रिमिंग रहेगी, रिमिंग रहती है, टेलेंजेक्टेसिक वेरिएंट होता है इसका, स्मॉल सेल ऑस्टियोसार्कोमा होता है, कॉन्डोब्लास्टिक, फाइब्रोब्लास्टिक होता है, पैर ऑस्टियल, पेरी ऑस्टियल होता है ऑस्टियोसार्कोमा। मैं ये एग्जांपल के तौर पे रख रहा हूँ। बिल्कुल। आप इस जो एक पेज के अंदर पूरी बोन के चैप्टर को समाना चाह रहे हैं, ये कैसे समाएंगे? और मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने वाला स्टूडेंट तो सोचता है कि यार जो मैं मिस कर रहा हूं, और ये एक नेचर भी बात कहती है कि आप ऐड क्यों लगाते हैं भाई, कि आपको हमेशा वो ऐड ज़हन में रहता है, तो आपकी एक जिबिलत में या अनकॉन्शियसली वो बात बैठ जाती है। सर वो बात तो आपने जो सिनेरियो फिट किया है, अगर मेरा भी ऐसा होता तो मैं उसको फिट इन कर सकता था, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि इसमें अगर हम लेट्स सपोज 4 इंफॉर्मेशन में पेज पे रखता हूँ और मैं उसी को रिवाइज करता रहूंगा, तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर ये है कि मुझे वही याद रहे जो मैंने लिखा हुआ है। सर ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। देयर इज सेंटर ऑफ नाइडस को ये ना हो कि एंड पे नाइडस ही याद रहे और उसके इर्द गिर्द जो था वो सारी चीजें इंसान को भूल जाए। लेकिन जिस तरीके के टॉपिक आपने एक्सप्लेन किए सर, दे वुड बी प्रोबेबली अराउंड 20% सर। 80% ऑफ आवर मेडिसिन वुड कंटेन
all of those topics. समझ आ रहा है। चले मैं इसको थोड़ा सा चले आप क्योंकि मेडिसिन के बंदे हैं, मैं जवाब दूं, एकदम मुझे जवाब देने दे पहले। प्लीज प्लीज ले ओके नहीं ये बड़ा देखो ये सारे पूछना चाहते नहीं हैं सर, आपकी जो हिस्टोपैथोलॉजी है उस पे, लेकिन मैं पैथोलॉजी का उठा के दे सकता हूँ सर कि मैं तो चल ही बज़वर्ड पे रहूं। तो वो तो मेरे तो एग्जाम यूएसएमएल स्टेप 2 की प्रिपरेशन है, वो भी बज़वर्ड पे चल रही है। चले आगे बात। सर जिस तरीके के आपने टॉपिक्स एक्सप्लेन किए, दो दे आर वेरी फैंसी एंड दो दे मेड मी फील लाइक कि चले मुझे नहीं आता, लेकिन अच्छा है। नहीं इससे आप पता पढ़ते हैं, मेरा लेकिन मैं तो सब्जेक्ट नहीं। मैं तो वैसे आपको तो माशाल्लाह यू हैव लॉट ऑफ ग्रिप इन इट। सर इस तरह के जो टॉपिक्स है ये 20% से कम तादाद रखते हैं। 80% ऑफ द जो हमारा कोर्स है उसके अंदर कहीं ना कहीं सर जो कंट्रास्ट स्टडी का पैटर्न रहता है वो हम फॉलो करते हैं। अब जैसे आपके जो टॉपिक है जो एक पेज के ऊपर नहीं मिट रहे हैं, आप उसके लिए जो है वो 2 पेज इस्तेमाल कर सकते हैं सर, आप उसके 3 पेज इस्तेमाल कर सकते हैं। पता बात ऐसा थोड़ा अली पता मतलब क्या है, आपने मुझे एक दिन कहा कि आप ऐसे करें, तो मैंने ना कहा सोचा यार अगर अली कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे और आपने शीट बनाई, आप में मेरे में एक चीज तो मुश्तरक है कि हम दोनों अवान फैमिली से हैं और वो एक एनर्जेटिक लोग हैं। मैंने कहा अगर अली कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं एक बताता हूँ, मैंने सारे का सारा लिखा और उसके बाद मुझे पढ़ने के लिए वो नहीं चाहिए होता वो क्या मैग्नीफाइंग लेंस, वो मुझे रखना पड़ा कि यार ये क्या मैंने अल्फाबेट लिखी है। सर ये तो आपने ज्यादा लिख दिया। पिक एंड चूज का जो है कंसेप्ट वो मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना आपसे। मैं बता दूं उसके बेहतरीन हल क्या है कि कौन सी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है, कौन सी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है। आपने फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया का जिक्र किया और साथ में ऑस्टियोसार्कोमा का जिक्र किया। आप दोनों डिजीजेस को पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। आप देखिए कि क्वेश्चन किस चीज को फोकस कर रहा है और किस चीज के गिर्द सारी चीजें घूम रही है। मिसाल के तौर पे सर जब इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन में एक चीज बड़ी कॉमन है, दैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिनिन पाथवे, एराकिडोनिक एसिड पाथवे सर। अब जिस बच्चे को एराकिडोनिक एसिड पाथवे आता है वो इन्फ्लेमेशन का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, एक्यूट हो, क्रॉनिक हो, जिसमें साइटोकाइन इंटरल्यूकिन आ रहे हैं, तो वो उस तरीके से उसको मिक्स अप करके उसको वो ले पा रहा है। तो इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू योर स्टडी, और ये कौन डिसाइड करेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चन जिस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया उस क्वेश्चन को आपने देखना है कि उस क्वेश्चन के अंदर वो क्या चीज है। दो योर सब्जेक्ट आई विल से कि आपकी जो हिस्टोपैथोलॉजी है, इट्स सच ए ड्राई सब्जेक्ट, इट्स सच ए टफ सब्जेक्ट, इट कंटेन्स, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ना सर वो मैक्सिमम लगता है यही है कि ये सही है, ये सारी सेम है। इवन आप मेनिंजियोमा को भी अगर ले लेंगे सर कि वर्ल्ड अपीयरेंस है उसके अंदर सर, और कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप, तो वो मेरे ख्याल में ये इन टर्म्स ऑफ दैट तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी चीजें कहते हैं ना वो कि कुछ और आ गई हैं, अलग सी चीजें आ गई हैं। आपकी मैं बात को और आगे कर लेता हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसी बात को, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग बात भी है और आपके पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स भी आपको सुन रहे हैं। जी हम पाकिस्तान में जानते हैं कि लास्ट क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद हमारी प्रोड्यूसर डॉक्टर सीरत खान कह रही हैं कि आज की एपिसोड जो है वो सर हम यहाँ पर रुकेंगे। सर आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा डॉक्टर अली, ठीक, क्योंकि हमारा और आपका साथ रहेगा 3rd एपिसोड के लिए। आज बड़ी मुश्किल से आपको हमने पकड़ा है और टाइम भी आज मुझे लगता है कि इस वक्त 5 हो चुके हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और अभी हमारे क्या कहते तिश्ने की बाकी है आपसे बात करने का। तो आप लोगों ने नेक्स्ट एपिसोड में हमें फिर से जुड़ना है, क्योंकि हम बात करेंगे मेमोरी टेक्निक्स पे। डॉक्टर अली को जो कमांड हासिल है, अगर ये वाकई हम जैसे इंसान हैं और इनको भी चुटकी लगाने से उतना ही दर्द होता है या सुई लगाने से उनको भी आ की आवाज आती है या सी की आवाज आती है, तो उसका मतलब है कि जो ये कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ, वो आप भी कर सकते हैं। सो जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस विद हिम द मेमोरी टेक्निक्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कोर फॉर अ मेडिकल स्टूडेंट टू एक्सेल। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एंड दूसरी बात सर कि जिस तरीके से आप इतना वो बयान कर रहे हैं तो यकीन कीजिए मैं ब्लश हो रहा हूँ। ये कोई ऐसी बात नहीं है सर, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग हूं सर। अब आपकी शादी हो चुकी है तो ब्लश होने की आपको जरूरत नहीं है बहरहाल, और ये आप डिजर्व करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों मेरे स्टूडेंट सारे जानते हैं, बड़े आपके फैन हैं माशाल्लाह। रशियन और टर्किश आपकी जो अपीयरेंस आती है वो अपने आप में एक स्टाइल रखती है। थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज we will meet again in the next episode. God bless you. Take care. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum.